Hello, aspirants. Welcome to Coaching Classes by Ash. My name is Asha Tiwari, and as you people are aware, I am taking your classes for Bharatiya Saksh Adhinayam 2023 और इसमें हम लोग 5 क्लासेस कर चुके हैं और ये आपकी 6th क्लास का अपलोड होगा, जो कि मैं ऑब्वियसली अभी इस क्लास के बाद अपलोड करूंगी। तो सेक्शन नंबर 22 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। हम लोगों ने एडमिशन समझा था, कन्फेशन समझा था। आज सेक्शन 23 से हमें स्टार्ट करना था। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 23। सेक्शन 23 गाइस कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। आपकी स्क्रीन पे मैंने बेयर एक्ट खोल दी है। आप लोग के पास बेयर एक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरी स्क्रीन से देख ही सकते होंगे। सेक्शन नंबर 23 कहता है no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense. Number 2, clause number 2, no confession made by any person while he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him. कन्फेशन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कन्फेशन एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया, दे दिया, नहीं दिया, उसको प्रूव नहीं कर सकते। यानी कि आपने अगर एक पुलिस ऑफिसर के सामने बोल दिया कि हाँ मैंने ये किया है, कोई भी कांड जो है वो आपने किया है, ठीक, आपने ये कन्फेस कर दिया कि भाई हमें मारेंगे या हमें इल ट्रीट करेंगे, इससे पहले ही हम कन्फेस कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट नंबर 1 जरूरी है। दूसरा, आपको जब मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, जो कि ले ही जाया जाता है 24 घंटे के अंतर्गत, ठीक है, पता है ना, ये तो मतलब बेसिक चीज है। वैसे सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो आपसे वो पूछेंगे कि ये जो कन्फेशन आप ये लोग बोल रहे हैं कि आपने कर दिया है, क्या आपने ये अपनी फ्री विल से किया है? क्या आपके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, सीक्रेसी, ये सारी चीजें तो नहीं थी? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो अगर आपको आपको नहीं पता है तो आप प्लीज पिछली क्लास को देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड की थी। अभी सेक्शन 23 हमसे 2 बातें कह रहा है। अभी इसमें एक पॉइंट अनलेस वाला भी आएगा। पहला तो कि एक कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को किया जाता है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता अगेंस्ट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। नंबर 1। क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में किसी व्यक्ति ने कोई कन्फेशन किया है, उसको भी प्रूव नहीं किया जा सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ, बशर्ते वहां पे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति न हो। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित है और पुलिस वाले आपसे पूछ रहे हैं और आपने बोल दिया कि हाँ आपने किया है, तो वो मान लिया जाएगा। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति होना जरूरी है। आगे देखो, लिखा है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड एज टू डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved. ये कह रहा है लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में आप अक्यूज्ड व्यक्ति हैं, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है और आपने ये तो नहीं बोला कि हाँ मैंने किया नहीं किया, लेकिन आपने ये बोल दिया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि कन्फेशन है कि नहीं छोड़ो, लेकिन वो किसी प्रकार से अगर कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ उससे रिलेट कर गई, तो ये प्रूफ किया जा सकता है। गॉट इट? अगर आपको याद हो, अगर आप रेगुलरली क्लास देख रहे हैं, तो हमने फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू की बात की थी। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमारा मेन फैक्ट है, जो हमारा मेन फैक्ट है, उससे हमें अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट मिल जाए, यानी कि कोई रेलेवेंट फैक्ट जो हमें उस तक पहुंचा दे, या कोई फैक्ट एंड इशू मिल जाए जो हमें उस तक पहुंचा दे, तो वो प्रूफ किया जा सकता है। मे बी प्रूफ लिखा है यहाँ पे, देखिए मे शब्द का प्रयोग किया है। ओके, क्लियर? सेक्शन 23। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। अच्छा, सेक्शन 23 में आप एक केस लॉ नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, AIR 1960, AIR 1960।
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। आप लोग के पास बेयर एक्ट है तो अपनी बेयर एक्ट में ही इस सेक्शन के पास नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग जब अपना मेंस की तैयारी करें तो उसमें इस केस लॉ को मेंशन कर सकें। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। सेक्शन 24 क्या कहता है? Consideration of proved confession affecting persons making it and others jointly under trial for the same offense. Guys, sorry, I have a sore throat. Please bear with me. Wow. Bear with me with the Bear Act. Wow. तो नहीं, ये कौन सा अलंकार हुआ? वो कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय वाला। दो शब्दों की सेम शब्दों की अलग अलग मीनिंग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। यमक अलंकार, सी याद आया, यमक ही है ना? आई गेस यमक अलंकार दैट इज ओके। Coming back to our Yamak Alankar. So, consideration of proof confession affecting person making it and others jointly under the trial for the same offense. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जॉइंट ट्रायल की बात की गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लो एक से अधिक व्यक्ति ट्रायल पे हैं, जॉइंट ट्रायल पे हैं, और उनमें से एक व्यक्ति ने कन्फेशन कर दिया है तो बाकियों का क्या होगा? तो सेक्शन 24 कहता है when more persons than one are being jointly tried for the same offense and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession. Prerequisites क्या है? सबसे पहली चीज कि एक से अधिक व्यक्ति का जॉइंट ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए। नंबर वन, ऑब्वियसली चीज है, जॉइंट ट्रायल की बात है तो एक से अधिक व्यक्ति, ठीक है। दूसरा, सेम ऑफेंस। अब अगर एक से अधिक व्यक्ति का जॉइंट ट्रायल हो रहा है एक ऑफेंस के लिए जो उन लोगों ने कमिट किया है, तो उसमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कन्फेशन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया कन्फेशन उसके खिलाफ तो प्रूव होगा ही होगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसके खिलाफ भी इस कन्फेशन को माना जाएगा। ठीक, ये तो मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। इसका इलस्ट्रेशन देखिए। A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. A और B जॉइंट ट्रायल पे हैं C के मर्डर के लिए। A ने बोल दिया कि B और मैंने मिलकर C को मारा है, उसने कन्फेस कर दिया। तो अब कोर्ट, ऑब्वियस सी चीज है कि सी के लिए तो बी और मैंने मिलके मारा ऐसा ए ने बोला, तो ये बी के खिलाफ कन्फेशन तो होगा ही होगा, और वो अपने लिए तो कन्फेस कर ही रहा है, तो ये दोनों के लिए है। नाउ ओके, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो इसको नोट कर लीजिए। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1952 है। बहुत बढ़िया केस लॉ है, और ये आपके MCQs का बहुत प्यारा और दुलारा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, को अक्यूज के कन्फेशन से रिलेटेड है। सॉरी, तो इसको आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा। Now, coming to section number 25, section 25 says admissions not conclusive proof but may stop. Okay, so this stop here written is the one that we usually say stop. Okay, तो इसमें confusion की जरूरत नहीं है कि E क्यों लगा दिया है, मत देखो उसको लगा दिया है तो। ओके, अब सेक्शन 25 बहुत इजी सेक्शन है, बहुत इजी सेक्शन है। वो ये कहता है कि एडमिशंस वैसे तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो स्टॉपल की तरह काम करते हैं अंडर द प्रोविजंस हियरइन आफ्टर कंटेंट। यानी कि अब अभी तक हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा, अभी जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसमें मे शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है,
उसमें मे शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि कोर्ट की हमेशा कोर्ट की एक अपर हैंड रहेगी कि वो चाहती है नहीं चाहती है। हम लोगों ने पढ़ा ना, फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड पढ़ा था। तो सेक्शन नंबर 24 तक आपने ये पढ़ा कि एडमिशंस क्या है और कन्फेशंस क्या है। पहले आपने एडमिशंस पढ़ा, उसके बाद आप कन्फेशन पे। अब सेक्शन 25 एडमिशन की बात कर रहा है, कन्फेशन की नहीं। सेक्शन 25 कह रहा है कि एडमिशंस वैसे तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी कि किसी भी चीज को एकदम फाइनली प्रूव नहीं कर देंगे, लेकिन कुछ केसेस में एडमिशंस एकदम कंक्लूसिव प्रूफ यानी स्टॉपल का काम करते हैं कि हाँ, अगर इस चीज को एडमिट कर दिया गया है तो यहाँ पे बात खत्म और कोर्ट उसको मान लेती है। वो सेक्शंस हैं आगे, सेक्शन नंबर 26 एंड फॉरवर्ड। ओके, सेक्शन नंबर 26 एंड फॉरवर्ड। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप कर सकते हैं और सेक्शन 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 26 एक टाइम पे हमारा सेक्शन नंबर 32 होता था। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसको आज अभी एंड में नहीं स्टार्ट करना चाहती कि क्लास खत्म होने वाली और हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें, तो मैं वो नहीं करना चाह रही। हम लोग सेक्शन 26 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 23, 24 और 25। 22 तो आज नहीं पढ़ा ना, राइट? तो इन 3 सेक्शंस में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो गाइस, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। यू नो माई ईमेल आईडी। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम पे भी हमारा ग्रुप है, अगर वो आपको नहीं पता तो आप वो भी बता सकते हैं, उसमें भी आपको मैं ज्वाइन कर लूंगी। बाकी आपका कोई भी कमेंट होता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो प्लीज़ क्लास करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछने में हिचकिचाइए मत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे, जब भी क्लास अपलोड होगी या जब भी मैं लाइव जाऊंगी। अच्छा, तो कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्ली ऑफ एलिबी के लिए शॉर्ट्स में। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया है तो करिए भाई, आप ही लोगों के लिए डाल रही हूँ मैं क्लासेस। क्वेश्चन था कि प्ली ऑफ एलिबी की बात कौन से सेक्शन में की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, और आंसर हमें कुमार ने दिया था उसका। हमेशा की तरह कुमार ने सही आंसर दिया, सेक्शन नंबर 9। Okay, so that's all for today, guys. Thank you so much for joining. Keep on laughing, loving, living, and also studying. I will see you people tomorrow at the same time. Till then, have a nice time ahead. Good night. Take care. और मैं शॉर्ट डालूंगी, उसमें भी एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दीजिएगा। बाय बाय।